Good morning, mom. Welcome to you on this class. Today we are going to discuss on the topic amendment of the pleading. What is the amendment of the pleading? What is necessary of it? What is the importance of amendment of the pleading? What is the object of the pleading, and what are the different ways by which a pleading can be amended, and what are the cardinal principles to amendment of the pleading. आज अभिवचन के संशोधन, उसके उद्देश्य, आवश्यकता, महत्व तथा अभिवचन के संशोधन के क्या क्या विभिन्न तरीके हैं तथा अभिवचन को संशोधित करने के लिए कौन कौन से मूलभूत सिद्धांत हैं, इस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं. द फर्स्ट वी must know or understand what is the term of amendment. The term amendment means that revision, alteration, modification, addition or deletions in the pleading is known as a amendment of the pleading. संशोधन से तात्पर्य है कि अभिवचन में किसी प्रकार की वृद्धि या उसमें कमी या उसमें परिवर्धन या उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन को संशोधन कहते हैं. अब अभिवचन का संशोधन का महत्व क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है. द नेसेसरी टू अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग इज दैट व्हेन देयर आर ए सर्टेन इश्यूज और द इंफॉर्मेशंस comes before the plaintiffs or the parties. The second one, that a post development of the submission of the plaints, and third one, after the submission of answer of interrogation by the opposite party. कहने का तात्पर्य है कि जब अभिवचन के बाद में किन्हीं नई संसूचनाओं का प्राप्त हो जाना या फिर अभिवचन के जमा करने के पश्चात में कोई नए तत्वों का उजागर होना या कोई नए तत्वों का उद्भव होना, या फिर जब विपक्ष द्वारा प्रश्नों का उत्तर दे दिया जाए उसके बाद में आवश्यक हो जाता है कि अभिवचन का संशोधन किया जाए. व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द प्लीडिंग. संशोधन के उद्देश्य क्या हैं, अभिवचन को संशोधित करने के पीछे क्या क्या उद्देश्य हैं. नंबर 1, टू अवॉइड द मल्टीप्लिसिटी. नंबर 2, that the object of the court and procedure to provide the justice to the party. And number 3, the procedures and court, they have a single object to provide the justice to the aggrieved party and not to punish them. यानी कि संशोधन का उद्देश्य
केवल और केवल ये है कि अभिवचन के अंतर्गत जो भी किसी प्रकार की कोई कॉम्प्लेक्सिटी है, विविधता है या अड़चन है, उसको दूर करना तथा अभिवचन के संशोधन का दूसरा उद्देश्य यह है कि न्यायालय और न्यायालय की प्रक्रिया से संबंधित विधि का केवल एक ही उद्देश्य है कि पक्षकारों के साथ में न्याय करना। तीसरा, न्यायालय और प्रक्रिया विधि का उद्देश्य यह भी है कि पक्षकारों को न्याय प्रदान किया जाए, न कि उसे दंडित किया जाए। अगले क्रम में हम लोग डिस्कस करेंगे दैट व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द प्लीडिंग। संशोधन के प्रकार क्या हैं, किस प्रकार से अभिवचन में संशोधन किया जा सकता है। अभिवचन के संशोधन की मुख्य रूप से दो सिद्धांत हैं। देयर आर ए टू वेज अमेंडमेंट ऑफ द प्लीडिंग। नंबर वन, दैट इज ए कंपल्सरी अमेंडमेंट ऑफ द प्लीडिंग, एंड नंबर टू, दैट इज ए वॉलंटरली अमेंडमेंट ऑफ द प्लीडिंग। The compulsory amendment of the pleading, again it has been classified in a four categories. Number one is calling for more particulars, यानी जब न्यायालय को यह आवश्यकता हो कि अभिवचन में कुछ और जानकारियां या और विवरणों की आवश्यकता है, तो न्यायालय पक्षकारों को बुला करके ये कह सकता है कि इसमें इन तत्वों का और समावेश या इन विशिष्टियों का समावेश किया जाए। नंबर टू, टू स्ट्राइक आउट द अननेसेसरी एलिमेंट्स और अननेसेसरी सेंटेंसेस एंड वर्ड विच क्रिएट द कॉम्प्लेक्सिटी टू डिसाइड द केस। दूसरा ये है कि अभिवचन के अंदर से ऐसे शब्दों, ऐसे वाक्यों या ऐसे अन्य तत्वों को निकाल दिया जाए जो कि न्याय प्रशासन के लिए न्याय को विस्तारित करने में बाधा बन रहे हों। तीसरा ये है कि टू कॉल फर्दर पर्टिकुलर्स and to amend the pleading at instance necessary of the court। तीसरा ये कहता है कि यदि न्यायालय की आवश्यकता है तो न्यायालय उसी समय पक्षकारों से बोल करके अपने अभिवचन में संशोधन करने के लिए आदेश करेगा और उसको संशोधित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, द फोर्थ कैटेगरी, दैट इफ the court find that the plaintiff is not up to the mark and not maintainable by the court, यानी जब न्यायालय को ऐसा आभास हो रहा हो कि पक्षकारों के द्वारा जो न्यायालय में अभिवचन दिया गया है उसमें कोई ऐसे तत्व नहीं हैं, आधारभूत तत्व नहीं हैं जिनके द्वारा उनके साथ में उनके लिए न्यायालय में मुकदमे को संस्थापित किया जाए, तो न्यायालय का ये अधिकार क्षेत्र होता है कि उस अभिवचन को एक सिरे से नकार दे या उसको रिजेक्ट कर दे। द नेक्स्ट अमेंडमेंट इज कमिंग वॉलंटरली अमेंडमेंट। वॉलंटरली अमेंडमेंट कैन बी मेड बाय द पार्टीज बाय टेकिंग स्पेशल लीव फ्रॉम द कोर्ट। ऐच्छिक संशोधन के अंतर्गत यह आता है कि पक्षकार न्यायालय से आदेश पारित करा करके अपने अभिवचन में, चाहे वो वाद पत्र हो या लिखित कथन हो, उसमें
संशोधन कर सकते हैं। ये संशोधन के पीछे दो उद्देश्य होते हैं, जिसमें कि न्यायालय को ये देखना है कि क्या ये विवेकात्मक आधिकारिकता के अंतर्गत आ रहा है या ये आदेशात्मक रूप से इसे ऐच्छिक संशोधन के लिए इन्हें परमिशन या आदेश जारी कर दिया जाए। अगले क्रम में संशोधन, ऐच्छिक संशोधन करने के लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे द कोर्ट विल नॉट अलाउ टू आइदर पार्टी टू अमेंड द प्लेंट or written statement if the legal rights of the other party is infringed or violated। अगले क्रम में न्यायालय किसी भी ऐसी परिस्थिति में किसी भी पक्षकार को अभिवचन के संशोधन की अनुमति नहीं देगा कि जिससे दूसरे पक्षकार के विधिक अधिकारों का उल्लंघन होता हो। दूसरी कंडीशंस कि किसी भी पक्षकार के यदि ऐसा कोई नुकसान या हानि हो रही हो जिसको कि क्षतिपूर्ति के द्वारा यानी व्यय की क्षतिपूर्ति के द्वारा उसे पूरा नहीं किया जा सकता है, तो इस प्रकार के संशोधन की अनुमति न्यायालय प्रदान नहीं करेगा। द अमेंडमेंट विच कैन नॉट बी कंपनसेटेड द लॉस ऑफ द अपोजिट पार्टी विल आल्सो नॉट बी अलाउड बाय द कोर्ट। फर्दर, दैट अमेंडमेंट हैविंग some cardinal principle by which the pleading of the amendment can take place. Number one, that when the permission has been obtained by the court to amend the pleading, there is a limit that after obtaining the permission from the court for amendment, within 14 days that amendment must be carried out. If the parties fail to amend the pleading, then again they have to obtain the permission for the amendment. Otherwise, that permissions has been considered as a lapse. यानी यदि न्यायालय के द्वारा किसी प्रकार के संशोधन की अनुमति प्रदान की गई है तो संशोधन की अवधि 14 दिन की होती है और 14 दिन के अंतर्गत if any permission has been granted to amendment of the pleading, then the amendment of the pleading must take place within 14 days. If the parties fail to amend his pleading, then the permission which is granted by the court, it will be elapsed and the party cannot claim for the amendment. यानी यदि किसी पक्षकार के द्वारा संशोधन की अनुमति न्यायालय के द्वारा प्राप्त की गई है तो संशोधन की अवधि केवल 14 दिन के लिए होती है और 14 दिन के अंदर ही वह अपने अभिवचन में बदलाव या संशोधन कर सकता है। यदि इसमें असफल रहता है तो पूर्व में प्राप्त की गई अनुमति शून्य मानी जाएगी और उसे संशोधन करने के लिए अलाउ या परमिट नहीं किया जाएगा। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि व्हेन द अमेंडमेंट ऑफ द प्लीडिंग कैन टेक प्लेस। द अमेंडमेंट ऑफ द प्लीडिंग कैन टेक प्लेस एट एनी स्टेज of the proceeding of the case or issue। न्यायालय के अनुसार न्यायालय की जब प्रक्रिया चल रही होगी
तो प्रक्रिया के किसी अनुक्रम में या किसी स्टेज में भी संशोधन के लिए एप्लीकेशन दे करके उसे संशोधित किया जा सकता है। लेकिन यदि न्यायालय के द्वारा अंतिम फैसला सुना दिया गया है तो परमिशन नहीं दी जाएगी। यदि न्यायालय में वाद लंबित है, if the suit is a pending for final decision of the court and if the presiding officer is transferred in between that time and the next presiding officer has been appointed to deliver the judgment, then the application for amendment of the pleading can be allowed। यानी जब कोई बात इस बात के लिए लंबित है कि अंतिम निर्णय सुनाना है और उसी समय पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण हो जाता है और उसकी जगह पर दूसरे पीठासीन की नियुक्त की जाती है, तो उस समय यदि किसी प्रकार का संशोधन पक्षकार चाहते हैं तो एप्लीकेशन दी जा सकती है और उसे अनुमति प्रदान की जा सकती है। द नेक्स्ट इज दैट कि अमेंडमेंट रिगार्डिंग द रिलीफ ग्रांटेड बाय द कोर्ट। इफ द कोर्ट हैज ग्रांटेड एनी काइंड ऑफ ए रिलीफ एंड दैट relief is not satisfactory or that compensation is insufficient, the value of the compensation is insufficient। यदि न्यायालय के द्वारा कोई ऐसी डिक्री प्राप्त कर दी गई है, ऐसा कोई निर्णय दिया गया है जिससे कि जो अनुतोष प्रदान किया गया है पक्षकारों को वो समुचित या उचित नहीं है, जिसका मूल्य वर्तमान में बहुत कम है, तो उसके लिए संशोधन के लिए एप्लीकेशन दी जा सकती है और एप्लीकेशन के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। अभी ये आता है कि व्हाट इज द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ द प्लीडिंग, हाउ द प्लीडिंग कैन बी अमेंडेड। The amendment of the pleading has a following cardinal principle by which a pleading can be amended, or these principles must be taken into consideration to amend the pleading. Number one, which has been described or decided in the case of the Kantilal versus Gibbon in the year 1997, AR 1997, Patna 219, that when it is necessary to the court to dispose of the case, without that amendment the court is unable to dispose of the case। यानी ऐसा संशोधन अभिवचन में यदि अति आवश्यक है कि बिना उसके न्यायालय उसका निर्णय नहीं कर सकता है, तो उसमें बदलाव अति आवश्यक है। दूसरा ये है कि when a permission of the amendment of the court can be granted, the cause of action or the original form of the plaint should not be changed, so the object and motive of the plaint should not be changed। And third one, when it is a very compulsory that without that amendment it is a very difficult to the court to start the proceeding। जब न्यायालय को ऐसा लगने लगे कि जब तक अभिवचन में संशोधन नहीं किया जाएगा तब तक न्याय की प्रक्रिया चलाने के लिए न्यायालय अक्षम है। और एनी अमेंडमेंट which is has been
carried out by the court or permission given by the court and carried out by the parties, and by that amendment, if the legal rights of the parties is infringed, then that permission will be void and the court will not allow to amend the thing. Next is कि if there is any amendment permitted by the court and that amendment cannot be compensated by the parties or the damage which occurred to the party and that cannot be compensated by the money, then that permission also will not be granted, and if it is granted, then that permissions will be void. Thank you, dear.